नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम बूस्टर में। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ आपके साथ में। जैसा सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण की श्रृंखला चल रही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। आज नए टॉपिक के साथ में आज का टॉपिक रहेगा जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने कल कुछ बताया था, लेकिन आज शुरुआत से उसके बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैव विविधता की बात करेंगे तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में परिभाषित किया गया था। ये मैंने कल बताया था आपको कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है वहाँ पर परिभाषित किया गया था। दूसरा यहाँ पर जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 को प्रभावित हुई। जो 1992 में जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ वहाँ पर जो एक संधि हुई थी वो संधि प्रभावी कब हुई? 29 दिसंबर 1993 को। भारतीय जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2002 में हुआ। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजन ने किया था। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? W.G. रोजन ने 1995 ईस्वी में। और इसके बाद में जैविक विविधता, देखिए जैव विविधता का प्रयोग तो W.J. रोजन ने किया था 1985 में, और जैविक विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1968 में रेमंड एफ दसमान ने किया था। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता घटती है। आपको पता ही है कि भूमध्य रेखा जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन, ठीक है ना, वहां से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे करके वनस्पतियां प्रजातियां कम होती चली जाएगी क्योंकि ध्रुवों की तरफ बर्फ की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उधर बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा प्रदेश वगैरह उधर ही पड़ते हैं ध्रुवों की तरफ, तो उधर जैव विविधता की कमी हो जाती है। यानी कि प्रश्न आता है हमारा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। उल्टा आ जाए कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने से जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी, तो सीधा सीधा हो जाएगा कि बढ़ेगी। तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है और ध्रुवों की तरफ घटती है। आगे बढ़ेंगे हम कि घाटियों व भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। घाटियों में जानते हैं आप, पर्वत एक रुकावट पैदा करता है जलवायु हवाओं में, मानसूनी हवाओं में, जिससे वर्षा वगैरह होती रहती है, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। भारत का मानसूनी प्रदेश जैव विविधता की दर से, वही बात आ गई, मानसूनी प्रदेश, इसलिए जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ पर मानसून रहते हैं तो जाहिर सी बात वर्षा वगैरह रहेगी वहाँ पर, तो जैव विविधता अधिक रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है? जैव विविधता का मापन एक होता है अल्फा जैव विविधता, ठीक है ना, पहला मापन होता है जैव विविधता का अल्फा। किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? अल्फा। यानी किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। बीटा विविधता क्या है? क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। यह एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश व निकास को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लास्ट हमारा इसमें दिया हुआ है मापन में गामा विविधता। तो गामा जैव विविधता के अंतर्गत किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैव विविधता का मापन अल्फा बीटा गामा सन 1972 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, किसने? R.H. वेटर ने किया था। R.H. विटेकर, ठीक है ना, R.H. विटेकर ने किया था। ठीक है, जैव विविधता का मापन कब किया गया था? 1972 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीर्ष 5 जैव विविधता वाले देश, शीर्ष 5 जैव विविधता वाले देश कौन कौन है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस में है? ब्राज़ील में। दूसरा किस में है भैया? कोलंबिया में। तीसरा इंडोनेशिया, फिर चीन, फिर मैक्सिको। और भारत का जो जैव विविधता का नंबर है वो कौन से नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। भारत आएगा 8 नंबर पे। ये देखना है कि शीर्ष 5 जैव विविधता वाले देश ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, चीन और मैक्सिको, और भारत का नंबर आएगा 8 नंबर पे। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि वैश्विक जैव विविधता का भारत में लगभग 7.5 से 8% तक प्राप्त होता है। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये मैंने बता दिया।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, मूंगा की बात कर रहे हैं, जो अपने यहाँ पर लक्षद्वीप में मूंगा प्रवाल भित्ति होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यहाँ से पूछा जाता है। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, देखिए नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ वर्षा होगी वहाँ अत्यधिक जैव विविधता होगी। प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जैव विविधता, जैसे नारियल वगैरह के जो पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं। आर्द्र भूमि जो होगी वहाँ पर भी जैव विविधता ज़्यादा होगी। उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र होता है वहाँ पर भी जैव विविधता अधिक होती है। नोट में देखो मैंने आपको दिया हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता चोटियों की तुलना में घाटियों में सामान्यतः अधिक होती है। देखिए चोटियों पर जैव विविधता कम होती है जबकि घाटियों में अधिक होती है, क्योंकि घाटियों में ही पानी, वर्षा वगैरह होती है तो पानी वहाँ पर ज़्यादा पहुँचता है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने एक चित्र बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोगों ने एक भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करी है जो 0 डिग्री लाइन, उसके उत्तर की तरफ हम लोग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर हम लोगों ने एक शीत कटबंध एक और अक्षांश लिया है 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से ये जो आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में आएंगे तो मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और फिर यहाँ 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक और लिया हुआ है मैंने अक्षांश, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इस चित्र में, आप देख लीजिएगा एक कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। भारत की अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट, भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा लंबाई की बात कर लेते हैं। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, मुख्य भूमि की लंबाई मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को मिलाकर कुल लंबाई है, तटों को मिलाकर 7516, ठीक है ना, द्वीपों को मिलाकर तटों की लंबाई 7516। भारतीय स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तो ये आप देख लीजिए 15,200 किलोमीटर। विषुवत रेखा से दूर और अधिक ऊंचाई होने पर जम्मू और कश्मीर, लद्दाख का तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है तापमान कम होने का मतलब, क्योंकि जो आपकी जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जो हमारा तमिलनाडु है ये भूमध्य रेखा के पास में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर दूर पड़ेगा तो तापमान तो कम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में आता है। भारत का उत्तरी भाग, शीत और उष्ण यानी सर्दी गर्मी दोनों होते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ले लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्क रेखा की हम पहले ही बात कर चुके हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए ना। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब पॉइंट मैंने उठा के दे दिए हैं। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो आपका ट्रिक है कर्क रेखा गुजरने वाला, मेरा मित्र रांझा पर छा गया, यानी कि यहाँ से गुजरात, मेरा का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मिजोरम, राजस्थान, ठीक है ना, और आपका हो जाएगा हाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड, राजस्थान, ठीक, पश्चिम बंगाल, जी सही है, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए आपके। तो निश्चित तौर पर 8 राज्यों से होकर गुजरती, 8 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब कर्क रेखा से गुजरने वाले देश कौन है, मैंने प्रदेश की तो बात कर ली, अपने देश की बात कर ली। अब कर्क रेखा से देश कौन कौन से गुजरते हैं, तो कर्क रेखा से जो देश गुजरते हैं वो हैं हमारे, देखिए इसके ट्रिक जो है कर्क रेखा से गुजरने वाली ये है कि मैं भारत से अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात गया था, तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभालती होगी, ये रहेगा आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं मतलब हो जाएगा मैक्सिको, भारत, अल्जीरिया, माली,
मौरितानिया, सऊदी अरब, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, नाइजर, म्यांमार, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हो गई, ठीक है ना, और फिर इसके बाद बहमास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश और मोरक्को। तो ये देश हमारे ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। भारत की बात करी थी तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कितने देशों को होकर गुजरती है ये देश आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मकर रेखा की बात करेंगे। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा विश्व के कुल 10 देशों के होकर गुजरती है, उसके देश गिन लेना आप, ठीक है ना। तो कौन कौन से देश, एक अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील। 10 देशों को गुजरती है मकर रेखा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10 देशों के ऊपर मकर रेखा गुजर रही है। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसे घड़ियाल नदी भी कहते हैं, जो अफ्रीका में बहती है, ठीक है ना। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी, घड़ियाल नदी कहेंगे। और जो मकर रेखा है वो 10 देशों को होकर गुजरती है, ठीक है ना। और कर्क रेखा को माही नदी भारत में काटती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। भारत भूमध्य रेखा जो है वो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। तो ये साओ टॉम प्रिंसिप जो है ना, ये एक ही है, ठीक है ना। चलिए 13 देश हो गए आपके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कि कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी, घड़ियाल नदी, और भूमध्य रेखा को कांगे नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी, और कर्क रेखा को माही नदी काटेगी, ठीक है ना। माही नदी तो भारत में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधान यामोत्तर GMT, ग्रीन मीन टाइम यानी 0 डिग्री देशांतर। प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। GMT रेखा कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। चलिए GMT रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 9 देशों से। कौन कौन? UK मतलब ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोना, घाना और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव। तो ये 9 देशों से होकर गुजरी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मैं नोट सब करते जा रहे हैं धीरे धीरे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। देखो भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1947 में की गई थी। 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछ सकता है, ठीक है ना। जो IST जो 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 देश हैं, 5 राज्य हैं जिनसे ये जाके भारतीय यामोत्तर रेखा गुजरती है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के 30 देशांतर का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 देशांतर का अंतर है, अतः दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अर्थात दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 2 घंटे का, ठीक है ना। लेकिन एक घड़ी ही समय दर्शाती, घड़ी तो समय एक ही दर्शाती है। प्रत्येक 2 देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। आप जोड़ लीजिएगा, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना, 2 देशांतर के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से रहेंगे? भारत के अंतिम बिंदु सबसे पहले उत्तर में इंदिरा कॉल रहेगा, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट रहेगा, पूर्व में किबुथु रहेगा, पश्चिम में सरक्री कक्ष जिसको गुहर मोती के नाम से जानते हैं हम लोग, और इसके बाद मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणीय बिंदु कन्याकुमारी के पास कैप कैमोरेन है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की। ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं ज़रूर कमेंट में कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कैसी लग रही है क्लास, आगे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। और मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि आप लोग क्या वहाँ पर रिएक्शन देते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अब नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।